बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी, यानी प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। ये हमारी 17वीं क्लास है और आज की इस क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। और इस क्लास में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सभी यूनिट से होंगे। आज की ये क्लास किसी स्पेशल यूनिट के ऊपर बेस नहीं है। आज की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आपको यदि इससे पहले की सभी क्लासेस को देखना है तो आपको जाना होगा प्लेलिस्ट पर, और आपको प्लेलिस्ट पर जाने के बाद कहीं पर इस लिस्ट में मिलेगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। वहां जाकर आप क्रमानुसार सभी क्लासेस देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। अब इससे ये मत समझिएगा कि आप बस केवल एक पेपर तक ही सीमित रह गए। देखिए, मैं आपको केवल ये एक ही पेपर नहीं कराने वाला हूं, मैं आपको 3 ईयर्स के पेपर कराऊंगा और इन 3 क्वेश्चन पेपर को करने के बाद आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और साथ ही साथ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी यूनिट से आपके कवर हो जाएंगे। चाहे क्वेश्चन थोड़ा बदल करके भी पूछेगा तो भी आप उसका अच्छी प्रकार से आंसर लिख पाएंगे। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे पूछा गया है वेदांग के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद आपसे पुराण के बारे में पूछा गया है, मेगस्थनीज, कौटिल्य और चंद्रगुप्त प्रथम। आपसे इनके बारे में वेरी शॉर्ट में पूछा गया है और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके बहुत आसान तरीके से इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदांग की। देखिए, वेदांग 2 शब्दों से मिलकर बना है। द वर्ड वेदांग इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स। और वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? वेद प्लस अंग। जिस प्रकार किसी शरीर को ठीक से काम करने के लिए हाथ, पैर, नाक, कान आदि अंगों की जरूरत होती है, उसी प्रकार विशाल वेदों को, क्योंकि वेद बहुत वृहद हैं, बहुत फैले हुए हैं, बहुत विस्तृत हैं, इनको सही ढंग से पढ़ने, समझने और प्रयोग करने के लिए ऋषियों ने जिन सहायक विषयों की रचना की उन्हें वेदांग कहते हैं। वे सहायक विषय जो हमें वेदों को सही तरीके से पढ़ने में हेल्प करते हैं, उनको समझने में मदद करते हैं, उन्हीं को वेदांग कहा जाता है। जस्ट एज अ बॉडी नीड्स लाइक हैंड्स, फीट, नोज, ईयर्स टू फंक्शन प्रॉपरली, द सेज क्रिएटेड दीज सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स टू हेल्प पीपल रीड, अंडरस्टैंड एंड यूज द वोस्ट वेदास करेक्टली। जो वेद हैं वो इतने वास्ट हैं, वो इतने विस्तृत हैं, तो उनको करेक्टली समझने के लिए कि आसानी से लोग उसको रीड कर पाएं, उसको अंडरस्टैंड कर पाएं और उसका यूज कर पाएं, इसीलिए ऋषियों ने, सेजिस ने रचना की इन सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स की, इन सहायक विषयों की, जिनको हम कहते हैं वेदांग। और वेदांगों की कुल संख्या है 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। देयर आर अ टोटल ऑफ 6 वेदांग्स: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है पुराण के बारे में, और इसका आंसर मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। आपको जाना है प्लेलिस्ट पर और वहां पर क्लास नंबर 5 में आप 22 मिनट 43 सेकंड पर चले जाइए। वहां मैंने इसका अच्छी प्रकार से आपको आंसर दिया हुआ है। देखिए, अब तक हमने 16-17 क्लासेस कर ली हैं और उन क्लासेस में भी बहुत कुछ हम अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए आपको ये बता दिया कि आपको क्लास नंबर 5 में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट पर जाकर के क्लास नंबर 5 में 22 मिनट 43 सेकंड पर चले जाइएगा, वहां पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ये मैं आपको पहले ही अच्छी प्रकार से बता चुका हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मेगस्थनीज के बारे में, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको देना होगा परिचय। देखिए, मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था। मेगस्थनीज वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर। वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये मेगस्थनीज जो था ये यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वह भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये मेगस्थनीज मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और वह कई वर्षों तक मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना है, उसमें रहा था। और ऐसा माना जाता है कि ये मेगस्थनीज 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व के बीच में यहां पर रहा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगस्थनीज की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है इंडिका। मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ भी देखा और सुना उसने उसे अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। हालांकि इसकी जो मूल पुस्तक है वो खो चुकी है, जो ओरिजिनल बुक है वो तो अब नहीं है, लेकिन बाद के यूनानी लेखकों ने इसकी कुछ कोट्स का प्रयोग किया है जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले आपको इसमें देना है इंट्रोडक्शन। मेगस्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर। ये एक ग्रीक एम्बेसडर था, यूनानी राजदूत था। ही वाज द एम्बेसडर ऑफ ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर। ये ग्रीक के शासक सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, यानी राजदूत था। ही केम टू द कोर्ट ऑफ ग्रेट इंडियन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। He lived in पाटलिपुत्र, present day पटना, the capital of Mauryan Empire at that time for several years, approximately between 304 BC and 299 BC। ये लगभग
304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व तक ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी जो प्रमुख रचना है, इसका जो मेजर वर्क है वो है इसकी बुक इंडिका। मेगास्थनीज रोट एवरीथिंग ही सॉ एंड हियर्ड इन इंडिया इन हिज बुक इंडिका। ऑल्दो द ओरिजिनल बुक इज लॉस्ट टुडे, जो ओरिजिनल बुक है वो खो चुकी है। लेटर ग्रीक राइटर्स यूज्ड क्योर्ड्स और वी कैन से पार्ट्स फ्रॉम इट। दिस हेल्प्स अस गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन पीरियड। आपको अगली हेडिंग डालनी है मेगास्थनीज द्वारा भारत का वर्णन। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में उस समय के भारत के बारे में कई रोचक बातें लिखी। उसने बताया कि पाटलिपुत्र एक बहुत विशाल और सुंदर नगर था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जाति के आधार पर नहीं बल्कि काम यानी पेशे यानी ऑक्यूपेशन के आधार पर 7 भागों में बांटा था। और वो 7 भाग कौन कौन से थे? दार्शनिक, किसान, इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, ग्वाले, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। इन हिज बुक Megasthenes wrote many interesting things about India at that time. He described Patliputra as a very huge and beautiful city. Megasthenes divided Indian society into 7 groups based on their work, based on their profession, not on their caste. And those 7 groups were philosophers, farmers, they were the largest group according to Megasthenes, herdsmen यानी ग्वाले, artisans, सोल्जर्स, इंस्पेक्टर्स यानी निरीक्षक एंड काउंसलर्स। मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा ज्यादा इसलिए बता रहा हूं कि यदि ये क्वेश्चन लघु में यानी शॉर्ट में आ जाए या लॉन्ग में भी आ जाए तो भी आप अच्छी प्रकार से इसका आंसर कर सकें। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में ही आएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे शॉर्ट या लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। अभी इसके बारे में और भी आपको जानना है, आइए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने लिखा कि राजा चंद्रगुप्त एक भव्य महल में रहते थे जो लकड़ी का बना था। राजा की सुरक्षा के लिए महिला अंगरक्षक तैनात रहती थी। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय लोग चोरी नहीं करते थे, वे बहुत ईमानदार थे और अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। ऐसा डिस्क्रिप्शन कुछ दिया है मेगास्थनीज ने अपनी बुक में। अब ऐसा भी नहीं है कि मेगास्थनीज ने उस समय के बारे में सब कुछ सही ही लिखा है, उसकी कुछ भ्रांतियां भी हैं यानी कुछ गलतियां भी हैं जिनको हम मिसकंसेप्शन कह सकते हैं। तो मेगास्थनीज की भ्रांतियां या गलतियां, चूंकि वह विदेशी था इसलिए उसे कुछ चीजें समझने में गलती हुई। जैसे उसने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि उस समय दास होते थे, परंतु उनके साथ यूनान जैसा बुरा व्यवहार नहीं होता था, इसलिए शायद वह समझ नहीं पाया। देखिए, भारत में दास होते थे लेकिन उनके साथ उतना बुरा व्यवहार नहीं होता था जैसा यूनान में हुआ करता था। भाई, मेगास्थनीज यूनानी था तो इसलिए शायद वो समझ नहीं पाया। इसके अलावा उसने एक और बात कही कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता, तो उसकी ये बात भी सही नहीं थी। मेगास्थनीज रोट दैट द किंग चंद्रगुप्त लिव्ड इन अ ग्रैंड पैलेस मेड ऑफ वुड। फीमेल बॉडीगार्ड्स वर डिप्लॉयड फॉर द किंग्स सेफ्टी। मेगास्थनीज ने लिखा कि जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे वो लकड़ी के महल में रहते थे और फीमेल बॉडीगार्ड यानी महिला अंगरक्षक उनकी सुरक्षा में तैनात रहती थी। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, इंडियन पीपल डिड नॉट स्टील, कि भारतीय लोग चोरी नहीं करते थे। दे वर वेरी ऑनेस्ट एंड डिड नॉट इवन पुट लॉक्स ऑन देयर हाउसेस, और यहां तक कि अपने घरों में ताला भी नहीं लगाते थे। मेगास्थनीज मिसकंसेप्शंस या मिस्टेक्स। सिंस ही वाज अ फॉरेनर, क्योंकि वह एक विदेशी था, ही मिसअंडरस्टूड सम थिंग्स, उसने कुछ चीजों को गलत वे में लिया, मिसअंडरस्टूड कर लिया। He said that there was no slavery in India. In reality, slaves existed at that time, but they were not treated as badly as in Greece. लेकिन उनको यहाँ पर इतना बुरा ट्रीट नहीं किया जाता था जितना ग्रीस में, जितना यूनान में। So perhaps he did not realize it. He also stated that famines यानी shortage of food never occurred in India, which was not true. तो ये तो बात रही मेगास्थनीज की। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कौटिल्य के बारे में, और क्लास नंबर 9 है ही कौटिल्य के बारे में। आप प्लेलिस्ट पर जाकर के क्लास नंबर 9 देखिए, उसमें मैंने कौटिल्य के बारे में ही बताया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है चंद्रगुप्त प्रथम यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट के ऊपर। सबसे पहले इसका लिखेंगे परिचय। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला सबसे शक्तिशाली और स्वतंत्र राजा था। यहां हम ये नहीं कह रहे कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, ये गुप्त वंश का पहला सबसे शक्तिशाली राजा था और स्वतंत्र राजा था। हालांकि इससे पहले गुप्त वंश की स्थापना तो श्रीगुप्त ने कर दी थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है वो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की बात करें तो इससे पहले के जो गुप्त शासक थे जैसे श्रीगुप्त और घटोत्कच, वे केवल महाराज कहलाते थे, जो एक छोटे राजा की उपाधि थी। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा की भारी भरकम उपाधि धारण की, जिससे पता चलता है कि वह एक स्वतंत्र और एक बड़े सम्राट थे। सबसे पहले आपको देना है इंट्रोडक्शन। चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फर्स्ट पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो पहले पावरफुल और इंडिपेंडेंट किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के। ऑल्दो द गुप्ता डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त, हालांकि गुप्ता डायनेस्टी की जो स्थापना थी वो श्रीगुप्त ने की,
But Chandragupta first is considered the real founder of Gupta Empire. His rule is believed to be approximately 319 AD to 335 AD. बात करें चंद्रगुप्त फर्स्ट के मेजर अचीवमेंट्स की, द प्रीवियस गुप्ता रूलर्स लाइक श्रीगुप्त एंड घटोत्कच वर ओनली कॉल्ड महाराज, which was a title for a small king, but Chandragupta first adopted the grand title of Maharajadhiraj, which means king of kings. This shows that he was an independent and great emperor. इसके बाद दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है उपनिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन उपनिषद्स। हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको यहीं पर भी बताऊंगा, लेकिन आपको यदि और ज्यादा जानना है तो आप क्लास नंबर 5 में 20 मिनट 50 सेकंड पर जाकर के भी देख सकते हैं। वहां मैंने आपको उपनिषद के बारे में बताया हुआ है पहले से ही। आइए इस प्रश्न के बारे में अच्छे से समझते हैं। ये जो शब्द है उपनिषद, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप, नी और शद। जहां उप का मतलब है समीप या पास, नी का मतलब है निष्ठापूर्वक नीचे, और शद का मतलब बैठना। अर्थात वह रहस्यमय ज्ञान जिसे शिष्य गुरु के पास चरणों में नीचे बैठकर प्राप्त करता था, उसे उपनिषद कहते हैं, और इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। वह ज्ञान जो गुरु के चरणों के पास नीचे बैठकर प्राप्त किया जाता है, उसी को कहते हैं उपनिषद। द वर्ड उपनिषद इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, उप, नी प्लस शद, वेयर उप मीन्स नियर, नी मीन्स डिवोटेडली एंड डाउन, and shad means to sit. This means the mysterious knowledge, or we can say secret knowledge, that a disciple received by sitting down near at the feet of the guru is called Upanishad. It is also called Brahma Vidya. ब्रह्म विद्या मीन्स नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। उपनिषद को ही एक और नाम से जाना जाता है, इनको हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अब क्योंकि ये वेदों के अंत में आते हैं और वेदों का सार यानी वेदों का निचोड़ बताते हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है उपनिषदों को। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, द फाइनल पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। ये वेदों के अंत में आते हैं और इनसे मिलता है हमें वेदों का निचोड़, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। बात करें यदि उपनिषदों के विषय वस्तु की, यानी उपनिषदों में सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो वेदों के शुरुआती हिस्से में यज्ञ और कर्मकांड की बातें हैं, लेकिन उपनिषदों का विषय है दर्शन यानी फिलोसफी। वेदों में तो यज्ञों की, कर्मकांडों की बातें हैं, लेकिन उपनिषद में बात है फिलोसफी की, दर्शन की, और इसमें मुख्य रूप से 3 चीजों पर चर्चा की गई है। आत्मा, परमात्मा यानी ब्रह्म, और मोक्ष। आत्मा अर्थात मैं कौन हूं, परमात्मा ब्रह्म यानी ईश्वर क्या है, और मोक्ष अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति कैसे मिले। इस सब चीज की चर्चा उपनिषदों में की गई है। उपनिषद को जाना जाता है वेदांत के नाम से भी। द उपनिषद्स आर द फाइनल पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, सिंस दे कम एट द एंड ऑफ द वेदास एंड एक्सप्लेन द इसेंस ऑफ वेदास, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांत। वेदांत मीन्स एंड ऑफ वेदास। जो उपनिषद हैं वो वैदिक लिटरेचर के फाइनल पार्ट हैं, और ये आते हैं वेदों के अंत में, और ये एक्सप्लेन करते हैं इसेंस, उनका महत्व, वेदों का इसेंस, वेदों का महत्व, वेदों का सार, वेदों का निचोड़ एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए इनको वेदांत कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंत में आते हैं। इनको एंड ऑफ वेदास भी कहा जाता है। बात करें उपनिषदों के सब्जेक्ट मैटर की, सब्जेक्ट मैटर ऑफ उपनिषद यानी उपनिषदों में आखिरकार बताया क्या गया है। द अर्ली पार्ट्स ऑफ द वेदास फोकस ऑन रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। जो वेद हैं वो ज्यादातर फोकस करते हैं रिचुअल्स पर, कर्मकांड पर और सैक्रिफाइसेस पर। बट द सब्जेक्ट ऑफ उपनिषद्स, लेकिन उपनिषदों में जो बातें बताई गई हैं वो बताई गई हैं फिलोसफी की, दर्शन की। इट मेनली डिस्कसेस 3 टॉपिक्स, आत्मा, परमात्मा एंड मोक्ष। आत्मा यानी सोल, परमात्मा यानी ब्रह्म, एंड मोक्ष यानी सैल्वेशन। उपनिषद में बताया गया है कि हु आई एम, व्हाट इज गॉड, एंड हाउ कैन वन गेट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि कोई कैसे बर्थ एंड डेथ की साइकिल से मुक्ति पा सकता है, फ्रीडम पा सकता है। इस सब चीज की चर्चा उपनिषदों में है। अब यदि बात करें कि उपनिषद हैं कितने, तो यदि उपनिषदों की संख्या के बारे में बात की जाए तो मुक्ति को उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, लेकिन इनमें से 11 या 12 उपनिषद ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक या ऑथेंटिक माने जाते हैं, जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य, टीका यानी अपनी कमेंट्री लिखी है। और इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। तो निष्कर्ष कुल मिलाकर के ये निकलता है, उपनिषद भारतीय दर्शन की रीढ़ है। यहां पर टाइपिंग में ऊ मिस हो गया है। उपनिषद भारतीय दर्शन की रीढ़ है। इनमें कर्मकांड का विरोध किया गया है और ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बताया गया है। दुनिया भर के विद्वान उपनिषदों के गहरे ज्ञान का लोहा मानते हैं। सेम चीज यहां पर इंग्लिश में भी है। और मेरी आपको यह सलाह है, आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आप दोनों ही लैंग्वेज में चीजों को समझा करो। नंबर ऑफ उपनिषद्स, उपनिषद के नंबर्स की बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू द मुक्तिकोपनिषद देयर आर टोटल ऑफ 108 उपनिषद। कुल मिलाकर के 108 उपनिषद हैं। यदि बात करें मुक्तिकोपनिषद के अनुसार,
हाउएवर, हालांकि ओनली 11 और 12, केवल 11 और 12 आर कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वी कैन से मोस्ट ऑथेंटिक। लेकिन इनमें से केवल 11 और 12 को ही हम ज्यादा इंपॉर्टेंट या ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक मान सकते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य रोट कमेंट्रीज ऑन दीज। आदिगुरु शंकराचार्य ने इनके ऊपर अपने भाष्य लिखे हैं, यानी अपनी टीका टिप्पणी की है इनके ऊपर। इंडियाज नेशनल मोटो, भारत का राष्ट्रीय वाक्य। इंडियाज नेशनल मोटो, और भारत का नेशनल मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रिम्स, सत्य की ही जीत होती है। इज टेकन फ्रॉम द मुंडक उपनिषद। तो ये सत्यमेव जयते पंक्ति कहां से ली गई है? मुंडक उपनिषद से ली गई है, और ये भारत का नेशनल मोटो है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। तो कंक्लूजन ये निकलता है, द उपनिषद्स आर बैकबोन ऑफ द इंडियन फिलोसफी। जो उपनिषद हैं वो भारतीय दर्शन की रीढ़ हैं, बैकबोन है इंडियन फिलोसफी की। दे ओपोज रिचुअल्स, इनमें कर्म कांड का विरोध किया गया है। एंड एक्सप्लेन दैट नॉलेज इज द ओनली वे टू अटेन सल्वेशन, यानी मोक्ष। और बताया गया कि नॉलेज यानी ज्ञान ही एकमात्र तरीका है जिससे आप सल्वेशन अटेन कर सकते हैं, यानी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। स्कॉलर्स अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, रेस्पेक्ट द डीप विजडम ऑफ उपनिषद। वो रेस्पेक्ट करते हैं जो गहराई की बातें उपनिषदों में लिखी गई हैं उनकी। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्यों पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन द इपिक। और इसके बारे में मैं आपको क्लास नंबर 5 में बता चुका हूं। आपको कुछ और फैक्ट्स भी जानने हैं तो आप 26 मिनट 45 सेकंड पर जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। तो भारत के प्राचीन साहित्य में 2 ग्रंथों को महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। पहला है रामायण और दूसरा महाभारत। ये दोनों ग्रंथ केवल धार्मिक पुस्तकें नहीं हैं, बल्कि उस समय के समाज, राजनीति, धर्म और इतिहास को समझने का सबसे बड़ा साधन है। इनके रचना काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन सामान्यतः इनकी रचना 400 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी के बीच मानी जाती है। इस टाइम पीरियड पर मत जाइएगा क्योंकि पहले से ही मतभेद है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में 2 टेक्स्ट आर नोन एज इपिक्स। 2 ग्रंथों को महाकाव्य का दर्जा दिया गया है, रामायण और महाभारत। दीज आर नॉट जस्ट रिलीजियस बुक्स, ये केवल धार्मिक पुस्तकें नहीं है। दे आर द बेस्ट टूल टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम. Scholars have different opinions about when these texts were written. However, generally, the time period is considered to be between 400 BC and 400 AD. इनका जो रचना काल है वो माना जाता है 400 BC से 400 AD के बीच में। एक एक करके दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए रामायण। इसे आदि काव्य यानी सबसे पहला काव्य भी कहा जाता है। रामायण को आदि काव्य, जिसका मतलब होता है सबसे पहला काव्य भी कहा जाता है। रामायण एक आदर्श समाज की कल्पना करती है। रामायण एक आइडियल सोसाइटी की कल्पना करती है और इसमें आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पत्नी का वर्णन है। यह उस समय के राजाओं और दक्षिण भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी देती है। बात की जाए रामायण के रचयिता की तो ये हम सभी जानते हैं अच्छी प्रकार से। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण में मूल रूप से 6000 श्लोक थे, जो फिर समय बीतने के बाद 12000 हो गए और फिर बाद में ये 24000 हो गए। और क्योंकि रामायण में 24000 श्लोक हैं, इसलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। और ये कुल मिलाकर के 7 कांडों में विभाजित है। और वो 7 कांड किस प्रकार से हैं? सबसे पहले बालकांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। सेम चीज इंग्लिश में भी। रामायण इज कॉल्ड द आदि काव्य एंड आदि काव्य मीन्स द वेरी फर्स्ट इपिक पोएम। द रामायण इमेजिन्स एन आइडियल सोसाइटी। रामायण में एक आइडियल सोसाइटी की कल्पना है। इट डिस्क्राइब्स एन आइडियल किंग, आइडियल सन, ideal brother and ideal wife. It provides information about the kings of that time and the culture of South India. Next heading is author of Ramayana. The Ramayana was written by Maharishi Valmiki. We already know that. Originally the Ramayana had 6000 verses, or we can say 6000 shlokas. With the time they increased to 12,000 and finally they increased to 24,000. Because it has 24,000 shlokas, 24,000 verses, it is also called the Chaturvishanti Sahastra Samhita. The Ramayana is divided into 7 kands, 7 chapters: Balkand, Ayodhya Kand, Aranya Kand, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एंड उत्तर कांड। इसके बाद बात करते हैं महाभारत की। तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसका आकार इलियड और ओडिसी, जो कि यूनानी महाकाव्य हैं, इनसे भी कई गुना बड़ा है। महाभारत से हमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच हुए
कुरुक्षेत्र युद्ध की कथा भी है और इसमें युद्ध के साथ साथ धर्म, नीति, राजनीति, समाज और जीवन के आदर्शों का भी बहुत गहरा चित्रण किया गया है। महाभारत के रचयिता की बात की जाए तो ये भी हम अच्छे प्रकार से जानते हैं कि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और महाभारत में पहले 8800 श्लोक थे, यानी 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। और बाद में फिर श्लोकों की संख्या बढ़कर के 24,000 हो गई और फिर समय बीतने के बाद धीरे धीरे इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और यह लाखों श्लोकों के साथ दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य बन गया। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, इसी वजह से इसको कहा जाता है शत सहस्त्र संहिता और इसी में प्रसिद्ध भगवत गीता का उपदेश भी शामिल है और कुल मिलाकर के महाभारत में 18 पर्व हैं। ये कुल मिलाकर के 18 सेक्शन में डिवाइड है। द महाभारत इज द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। इट्स साइज इज मेनी टाइम्स बिगर देन द ग्रीक एपिक्स कॉल्ड इलियाड एंड ओडिसी। जो ग्रीक महाकाव्य हैं, ग्रीक एपिक्स हैं, इलियाड और ओडिसी, उनसे भी कई गुना बड़ा महाकाव्य है महाभारत। It gives us information about the political, social, religious, and economic life of ancient India. It tells a story of Kurukshetra war between the Kauravas and Pandavas. Along with the war, it deeply describes dharma, means duty, ethics, politics, society, and the ideals of life. Author of Mahabharata, the Mahabharata was written by Maharishi Vedvyas. Initially, it had only 8,800 verses or shlokas and was called Jai Samhita. Mahabharata was called Jai Samhita at that time. Later, the number of verses increased to 24,000 and eventually it reached 1 lakh verses. Because it has 1 lakh verses, it is also called the Shast Sahasri Samhita. It is the longest epic in the world. It includes the famous teachings of Bhagavad Gita. The Mahabharata divided into a total of 18 parvas, 18 books, or we can say 18 sections. अब बात करते हैं इन महाकाव्यों का ऐतिहासिक महत्व क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए, इनसे हमें राजनीतिक जानकारी मिलती है, इनसे हमें उस समय के सामाजिक जीवन का पता चलता है और धार्मिक जीवन का भी पता चलता है। इन महाकाव्यों से हमें पता चलता है कि उस समय राजा का चुनाव कैसे होता था और कुरु, पांचाल, गांधार जैसे राज्य कहां थे। उस समय वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था कठोर हो रही थी और स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी गिरावट आ रही थी और इसके साथ साथ वैदिक देवताओं जैसे इंद्र और वरुण का महत्व कम हो गया था। वैदिक काल में जहां महत्व था इंद्र का और वरुण का, इस काल तक आते आते विष्णु, शिव, ब्रह्मा, त्रिमूर्ति की पूजा शुरू हो गई थी और अवतारवाद की धारणा यहीं से मजबूत हुई। आइडिया ऑफ अवतारवाद, आइडिया ऑफ अवतारिज्म यहीं से शुरू हुआ। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एपिक्स। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन की। दीज एपिक्स शो हाउ किंग्स वर चोजन एंड वेयर किंगडम्स लाइक कुरु, पांचाल एंड गांधार वर लोकेटेड। सेकंड वन इज सोशल लाइफ। ड्यूरिंग दिस टाइम द वर्ण और वी कैन से कास्ट सिस्टम वाज बिकमिंग मोर रिजिड। जो कास्ट सिस्टम था वो कठोर हो रहा था, रिजिड हो रहा था एंड द पोजीशन ऑफ वुमेन वर स्लोली डिक्लाइनिंग। और महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति थी वो डिक्लाइन हो रही थी, गिरती जा रही थी। रिलीजियस लाइफ, इन एपिक्स से हमें रिलीजियस लाइफ का भी पता चलता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक गॉड्स लाइक इंद्र एंड वरुण डिक्रीज्ड। वैदिक काल में जहां इंद्र और वरुण इन देवताओं का मुख्य स्थान रहा था, इनकी ज्यादा पूजा होती थी, लेकिन इस समय तक, लेकिन ये काल आते आते द वर्शिप ऑफ विष्णु, शिव एंड ब्रह्मा यानी द त्रिमूर्ति began. The idea of अवतारिज्म became stronger during this period. अवतारवाद का भी आइडिया जो था वो यहीं से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोतों के रूप में सिक्कों के महत्व पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉइन्स एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और ये बात मैं आपको क्लास नंबर 4 में करवा चुका हूं। आप जाइएगा 25 मिनट 34 सेकंड पर, तो वहां पर मैंने इसी के बारे में आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नगर पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन मोहनजोदारो सिटी। तो आपको पता ही है, क्लास नंबर 12 में मैंने इसी के ऊपर डिस्कस किया है। आप क्लास नंबर 12 पर जाइए, 6 मिनट 58 सेकंड के आसपास पहुंच जाइए, वहां पर ठीक इसी का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन बिंबिसार। आइए इसको अच्छी प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इसका परिचय। देखिए, मगध पर शासन करने वाला पहला महत्वपूर्ण वंश था हर्यंक वंश। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, बुद्ध काल के समय जन्म होता है 16 महाजनपदों का। गौतम बुद्ध के काल के समय, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 600 ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है और उन 16 महाजनपदों में से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। और इसी मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला महत्वपूर्ण वंश, सबसे पहली महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी हर्यंक वंश। और बिंबिसार इसी हर्यंक वंश का संस्थापक था, फाउंडर था हर्यंक वंश का ये बिंबिसार। देखिए, एक बिंदुसार भी है,
बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, तो बिंदुसार से इसको कनेक्ट मत कर लेना। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और अशोक का पिता है। और ये है बिंबिसार, और ये बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक था। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये जो हर्यंक वंश है, इस हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वंश के ज्यादातर शासकों ने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। हर्यंक वंश का सबसे प्रतापी राजा श्रेणिक या बिंबिसार था। इसको श्रेणिक भी कहा जाता है। श्रेणिक का मतलब होता है स्थायी सेना रखने वाला। और ये बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन था और बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार ये 15 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा और इसका शासनकाल था लगभग 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक। तो सबसे पहले देते हैं बिंबिसार का इंट्रोडक्शन। द हर्यंक डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी टू रूल ओवर मगध। मगध पर शासन करने वाला जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वंश था, सबसे पहली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, वो हर्यंक डायनेस्टी थी। बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, और ये बिंबिसार हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर था, संस्थापक था। ही इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर, और बिंबिसार को ही रियल फाउंडर कहा जाता है मगध एम्पायर का। द हर्यंक डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज पितृहंत वंश, यानी फादर स्लेइंग डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी को पितृहंत वंश भी कहा जाता है, यानी फादर स्लेइंग डायनेस्टी कहा जाता है। दिस इज बिकॉज मोस्ट रूलर्स ऑफ दिस किल्ड देयर ओन फादर्स टू गेट द थ्रोन, क्योंकि इस डायनेस्टी के ज्यादातर रूलर्स ने अपने खुद के पिता को मार डाला थ्रोन पाने के लिए, सक्सेशन पाने के लिए, गद्दी पाने के लिए। द मोस्ट ग्लोरियस किंग ऑफ हर्यंक डायनेस्टी वॉज बिंबिसार। हर्यंक वंश का सबसे ग्लोरियस, सबसे प्रतापी जो राजा था वो था बिंबिसार। इसको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज श्रेणिक। श्रेणिक मीन्स स्थायी सेना रखने वाला, परमानेंट आर्मी रखने वाला, या कह सकते हैं स्टैंडिंग आर्मी रखने वाला। ही लिव्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम एज गौतम बुद्ध। ये गौतम बुद्ध का कॉन्टेम्पररी था, समकालीन था। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश, ही सैट ऑन द थ्रोन एट द एज ऑफ 15, कि ये 15 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। हिज रूल लास्टेड फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 544 BC टू 492 BC। इसका जो शासनकाल है वो अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी ग्रीव्रज थी। जब ये बिंबिसार शासक बना था तो उस समय राजधानी ग्रीव्रज थी। फिर उसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया जो 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण सुरक्षित थी। ड्यूरिंग बिंबिसार्स टाइम द कैपिटल ऑफ मगध वॉज ग्रीव्रज। लेटर ही मेड राजगीर, और वी कैन से राजगृह, हिज कैपिटल। इट वॉज वेरी सेफ बिकॉज इट वॉज सराउंडेड बाई 5 हिल्स। अगली हेडिंग है बिंबिसार की कूटनीति, और बिंबिसार की कूटनीति थी विवाह और युद्ध। बिंबिसार पहला राजा था जिसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंधों का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया। बिंबिसार ने क्या किया कि ये अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को फैलाने के लिए विवाह करता था, वैवाहिक संबंध बनाता था। और इसने कुल 3 प्रमुख विवाह किए, जिसमें जो इसने सबसे पहले अपने अच्छे संबंध बनाए वो बनाए कौशल राज्य से। यहीं से किया इसने प्रथम विवाह। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से विवाह किया। अब दहेज में उसे काशी का गांव मिला, जिससे उसे बहुत बड़ी वार्षिक आय, एनुअल इनकम प्राप्त हुई। इसके बाद इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए वैशाली राज्य से। दूसरा विवाह हुआ इसका वैशाली में। बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया, और इस चेलना से ही इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था अजातशत्रु, जो इसके बाद शासक बनेगा, जो बिंबिसार के बाद शासक बनता है। और इससे बिंबिसार के राज्य को उत्तर दिशा से सुरक्षा मिली। बिंबिसार्स डिप्लोमेसी वॉज मैरिज अलायंसेस। Bimbisar was the first king to use marriage alliances as a weapon to increase his power. He had 3 major marriages. First marriage, Bimbisar married Mahakosala, the sister of king of Kosal, Prasenjit. He received the village of Kashi in dowry. This gave him a very large annual income. बिंबिसार ने सबसे पहले महाकोसला से विवाह किया, जो कि कौशल के किंग प्रसेनजित की बहन थी, और इसको डाउरी में यानी दहेज में काशी मिला, जिससे इसको बहुत ही लार्ज एनुअल इनकम प्राप्त हुई। सेकंड मैरिज, बिंबिसार मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस चेलना। लिच्छवी राजकुमारी चेटक की बहन चेलना से इसने दूसरा विवाह किया, और इसी चेलना से प्राप्ति हुई अजातशत्रु की। अजातशत्रु वॉज द सन ऑफ चेलना। दिस मैरिज प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू हिज किंगडम फ्रॉम द नॉर्थ। इस विवाह के हो जाने की वजह से बिंबिसार के राज्य को नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ से सुरक्षा मिली, और इसके बाद अजातशत्रु
हर्यक वंश का अगला शासक बना, जो कि चेलना का ही पुत्र था। तीसरी मैरिज की बात करें तो पंजाब की मदर राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने तीसरा विवाह किया। ही मैरिड क्षेमा द प्रिंसेस ऑफ मदर क्लैन ऑफ पंजाब। राज्य विस्तार, अब बात करते हैं यदि राज्य विस्तार की, तो बिंबिसार ने केवल विवाह ही नहीं, युद्ध भी किए। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर हमला किया। यहां पर ऊ टाइपिंग में छूट गया है। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर हमला किया और उसके राजा ब्रह्मदत्त को हराया। उस समय अंग जनपद का जो राजा था ब्रह्मदत्त, उसको हरा दिया, और अंग ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो बिंबिसार के आक्रमण का शिकार हुआ, और अंग महाजनपद को जीतकर उसे मगध में मिला लिया गया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का गवर्नर, वहां का शासक नियुक्त कर दिया। प्रशासन और धर्म, बिंबिसार ने अपने प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में और अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था, जिससे उसे प्रद्योत की मित्रता प्राप्त हो गई। देखिए, बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, बिंबिसार का रॉयल फिजिशियन था जीवक। जीवक को उन्होंने भगवान बुद्ध की सेवा में भेजा और अवंती के राजा, उज्जैन के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा, जिससे हुआ क्या, उसकी फ्रेंडशिप हो गई प्रद्योत से। बिंबिसार धार्मिक रूप से बहुत उदार था। बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में उसका सम्मान के साथ उल्लेख है, और बिंबिसार को सैनिक भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्थायी सेना रखने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं किंगडम एक्सपेंशन की। बिंबिसार डिड नॉट रिलाई ऑन मैरिज, ही ऑल्सो फाउट वॉर्स। He attacked the neighboring kingdom of Ang and defeated its king Brahmadatta. अंग was the only महाजनपद that बिंबिसार attacked. अंग एकमात्र महाजनपद था जिस पर बिंबिसार ने अटैक किया। He merged अंग into मगध and appointed his son अजातशत्रु as its ruler. बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का गवर्नर, वहां का रूलर नियुक्त कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन, बिंबिसार सेंट हिज फेमस रॉयल फिजिशियन जीवक टू सर्व लॉर्ड बुद्ध। बिंबिसार ने अपने रॉयल फिजिशियन, अपने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा के लिए भेजा, और ही ऑल्सो सेंट जीवक टू उज्जैन टू ट्रीट किंग प्रद्योत ऑफ अवंती। इसके साथ साथ उसने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन यानी अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा। दिस हेल्प हिम गेन प्रद्योत फ्रेंडशिप। इस बात से उसकी हेल्प हुई और उसको प्रद्योत की मित्रता प्राप्त हो गई। बिंबिसार वॉज वेरी ओपन माइंडेड अबाउट रिलीजन, वो धर्म को लेकर बहुत ओपन माइंडेड था, लिबरल था। ही इज मेंशन्ड विद रेस्पेक्ट इन बोथ बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, चाहे वो बौद्ध ग्रंथ हो या जैन ग्रंथ हो, दोनों में ही उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज श्रेणिक, बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था, विच मीन्स वन हु कीप्स अ स्टैंडिंग आर्मी। इसके बाद बिंबिसार का होता है एक दुखद अंत, एक ट्रेजिक एंड। बिंबिसार का अंत बहुत दुखद हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके अपने ही पुत्र अजातशत्रु ने उसे गद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया, जहां भूख से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए हर्यंक वंश को पितृहंता वंश यानी पिता को मारने वाला वंश भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने बिंबिसार को कारागार में डाल दिया तथा बिंबिसार ने विष खाकर अपनी जान दे दी। ट्रेजिक एंड, बिंबिसार met a very sad, very tragic end. According to Buddhist text, his own son Ajatashatru removed him from the throne and put him in jail. He died there due to starvation, due to hunger. That is why the Haryank dynasty is called the Pitrahanta Vansh, the dynasty that killed their fathers. According to Jain text, Ajatashatru imprisoned Bimbisar. However, Bimbisar took his own life by कंज्यूमिंग पॉइजन। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। तो सबसे पहले बात करते हैं परिचय की यानी इंट्रोडक्शन की। चंद्रगुप्त द्वितीय महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र थे। इनका शासनकाल लगभग 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे। इन्होंने अपने पिता के बड़े साम्राज्य को न केवल संभाला बल्कि उसे और अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बनाया। चंद्रगुप्त सेकंड वॉज द सन ऑफ द ग्रेट एम्परर समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। हिज रीन और हिज रूल इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 375 AD टू 415 AD। ही अडॉप्टेड द फेमस टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य was one of the most glorious and powerful rulers of the Gupta dynasty. He not only managed the large empire inherited from his father, but also made it even more powerful and prosperous. उन्होंने अपने पिता से प्राप्त लार्ज एम्पायर को केवल मैनेज ही नहीं किया बल्कि इसको और ज्यादा पावरफुल बनाया और प्रोस्पेरस बनाया। इन्हीं के शासनकाल में होता है चीनी यात्री फाहियान का आगमन, अराइवल ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान।
चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में पहला चीनी यात्री फाहियान भारत आया। फाहियान ने अपनी रचना फा कैकी में लिखा है कि प्रजा बहुत सुखी है, कर यानी टैक्स बहुत कम है और लोग घरों में ताला नहीं लगाते। उसने यह भी लिखा कि अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। द फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर फाहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। इन हिज बुक फा क्योंकि Fayan wrote, the subjects, the people are very happy. Taxes are very low and people do not put locks on their houses. He also noted that the criminals were not given the death penalty. इसके बाद बात करते हैं मेहरौली का लौह स्तंभ। ये भी एक बहुत अच्छी उपलब्धता है चंद्रगुप्त द्वितीय की। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़ा लोहे का खंभा जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का ही माना जाता है और उस पर चंद्र नाम के राजा का वर्णन है और यह उस समय के विज्ञान की महान उपलब्धि है। द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली, द आयरन पिलर स्टैंडिंग नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ऐसा माना था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको बनवाया था। द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज दैट दिस पिलर हैज नॉट रस्टेड टू दिस डे। आज तक इस पर रस्ट जंग नहीं लगी है। ए किंग नेम्ड चंद्र इज मेंशन ऑन इट। इस पर राजा का नाम चंद्र मेंशन है। दिस पिलर इज कंसिडर्ड अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द साइंस ऑफ दैट टाइम। इसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्नों की। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। उनके दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था और इनमें जो सबसे प्रमुख थे वो थे कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर। इनके नाम आपने जरूर सुने होंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध विद्वान कालिदास थे। इनकी रचनाएं मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा है, इसके अलावा कुमार संभव और रघुवंश हैं, ये कालिदास की रचनाएं हैं। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक थे और वराहमिहिर ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। नवरत्नास यानी द 9 जेम्स। द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड वाज द फुल ऑफ स्कॉलर्स। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार था वो स्कॉलर से, विद्वानों से भरा रहता था। देयर वर 9 फेमस स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट हु वर नोन एज नवरत्नास यानी 9 जेम्स। उसकी कोर्ट में, उसके दरबार में 9 विद्वान, 9 स्कॉलर रहते थे जिनको 9 जेम्स कह सकते हैं, नवरत्न कह सकते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम वर कालिदास, धन्वंतरी एंड वराहमिहिर। सबसे पहले बात करते हैं कालिदास की। ही वॉज द मोस्ट फेमस स्कॉलर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज ड्यूरिंग द reign ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। हिज फेमस वर्क्स आर मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, द लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला, कुमार संभव एंड रघुवंश। धन्वंतरी, he was the famous Ayurved physician in the court of Chandragupta II. Varamir, he was a famous astronomer in the court. His famous books are वृहत संहिता एंड पंच सिद्धांतिका। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड ने किया शकों का विनाश, डिफीट ऑफ द शकास। उस समय पश्चिम भारत यानी गुजरात और मालवा क्षेत्र में विदेशी शक राजाओं का राज था जो बहुत शक्तिशाली थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को युद्ध में हराया और मार डाला। इस महान जीत की खुशी में उन्होंने विक्रमादित्य, जहां विक्रमादित्य का मतलब होता है सूर्य जैसा पराक्रमी, की उपाधि धारण की और शकारी यानी शकों का शत्रु कहलाए। और इसी जीत के बाद उन्होंने गुप्त वंश में पहली बार चांदी के सिक्के यानी सिल्वर कॉइन्स चलवाए। एट द टाइम वेस्टर्न इंडिया, गुजरात एंड मालवा वॉज रूल्ड बाई फॉरेन शक किंग्स हु वर वेरी पावरफुल. Chandragupta II fought a war against the last Shak king Rudra Singh III. He defeated and killed him. To celebrate this great victory, he adopted the famous title of Vikramaditya, which means valorous like the sun. सूर्य के जैसा पराक्रमी. He became known as Shakari. और ऐसा करने के बाद चंद्रगुप्त II शकारी कहलाए. शकारी मतलब the enemy या the destroyer of Shakas. After this victory, he issued silver coins for the first time in the Gupta dynasty. इसके बाद अगला क्वेश्चन है सामंतवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्यूडलिज्म. या क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है एक पेपर में, राइट अ नोट ऑन द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म. भारत में सामंतवाद के उदय पर टिप्पणी लिखी. आइए इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं. सबसे पहले जानते हैं सामंतवाद का मतलब क्या होता है. मीनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म यानी मीनिंग ऑफ सामंतवाद. सामंतवाद वह व्यवस्था थी जिसमें राजा अपने अधिकारियों या सेनापतियों को नगद वेतन यानी कैश सैलरी देने के बजाय जमीन का टुकड़ा दे देते थे. और जिस व्यक्ति को जमीन मिलती थी उसे सामंत कहा जाता था. और फिर सामंत उस जमीन से टैक्स वसूलता था, अपनी खुद की सेना रखता था और युद्ध के समय राजा की मदद करता था. देखिए सामंतवादी व्यवस्था कैसे चली. होता यह था कि जो राजा होते थे वे अपने अधिकारियों को या सेनापतियों को नगद वेतन देने की बजाय जमीन का हिस्सा दे देते थे या जमीन का टुकड़ा दे देते थे. यानी जिस व्यक्ति को जमीन मिलती थी वो सामंत बन जाता था. फिर वो सामंत जिसको वो जमीन मिली उस जमीन पर किसानों से खेती करवाता था, उनसे टैक्स वसूलता था,
अपनी खुद की फिर सेना रखता था और युद्ध के समय राजा की मदद करता था। फ्यूडलिज्म वाज अ सिस्टम वेयर द किंग्स गिव अ पीस ऑफ लैंड टू हिज ऑफिसर्स और जनरल्स इंस्टेड ऑफ पेइंग दम अ कैश सैलरी। फ्यूडलिज्म वो सिस्टम था जहां पर राजा कैश सैलरी देने की बजाय अपने ऑफिसर्स को पीस ऑफ लैंड यानी भूमि का टुकड़ा दे देता था। द पर्सन हु रिसीव्ड द लैंड वॉज कॉल्ड सामंत, और वो व्यक्ति, वो अधिकारी जिसको वो लैंड का पार्ट मिलता था वो कहलाता था सामंत यानी फ्यूडल लॉर्ड। द सामंत कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम दैट लैंड, और वो सामंत फिर उस जमीन से टैक्स वसूलता था जो लोग उस पर खेती करते थे। मेंटेन्ड हिज ओन आर्मी, फिर वो अपनी एक आर्मी रखता था। एंड हेल्प्ड द किंग ड्यूरिंग वॉर्स, और राजा की मदद करता था युद्ध के समय। तो ये तो बात रही सामंतवाद क्या है या सामंतवाद का अर्थ क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में बात करते हैं कि सामंतवाद का उदय कैसे हुआ। देखिए, भारत में इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई। सबसे पहले सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया। देखिए, प्राचीन भारत में एक वंश हुआ है सातवाहन वंश, जिसमें एक बहुत ही प्रतापी राजा का नाम आपने सुना होगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। जिस वंश के ये राजा थे वही वंश था सातवाहन वंश। इस सातवाहन वंश से पहले एक कण्व वंश हुआ करता था। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया। फिर उसके बाद समय बीतता गया और फिर बाद में जाकर के जब गुप्त काल आया, गुप्ता पीरियड आया, तो ये प्रथा और बढ़ गई। राजाओं ने मंदिरों और ब्राह्मणों के साथ साथ अपने अधिकारियों को भी जमीन देना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद यानी लगभग 650 ईस्वी के बाद ये व्यवस्था पूरे भारत में फैल गई। राजा अब अपनी खुद की सेना नहीं रखते थे, बल्कि वो सामंतों के ऊपर निर्भर रहने लगे। हाउ डिड फ्यूडलिज्म राइज इन इंडिया? फ्यूडलिज्म डेवलप्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंडिया में फ्यूडलिज्म डेवलप हुआ। द सातवाहन रूलर्स वर द फर्स्ट टू स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट्स, डोनेटिंग लैंड टू ब्राह्मण्स। सातवाहन वंश वो पहला वंश था प्राचीन भारत में जिन्होंने लैंड ग्रांट्स यानी लैंड को डोनेट करना शुरू किया। इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया, सातवाहन वंश के राजाओं ने। फिर उसके बाद समय बीतता गया, फिर आता है गुप्ता पीरियड। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड दिस प्रैक्टिस इंक्रीज्ड। गुप्त वंश आने के बाद ये प्रथा, ये प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ गई। किंग्स स्टार्टेड गिविंग लैंड टू देयर ऑफिसर्स अलोंग विद टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स। राजाओं ने मंदिरों और ब्राह्मणों के अलावा ऑफिसर्स को, अपने अधिकारियों को भी जमीन देना चालू कर दिया सैलरी के बजाय। आफ्टर द रूल ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासन के बाद, आफ्टर 650 AD दिस सिस्टम स्प्रेड अक्रॉस द होल ऑफ इंडिया। ये प्रथा पूरे भारत में फैल गई। किंग्स नो लॉन्गर केप्ट देयर ओन लार्ज आर्मी। अब राजा अपनी खुद की सेना नहीं रखते थे। इंस्टीड दे डिपेंडेड ऑन द आर्मीज ऑफ सामंत, बल्कि वो अपने अधिकारियों, अपने सामंतों की सेना के ऊपर निर्भर रहते थे। अब हम बात करते हैं सामंतवाद की कुछ विशेषताओं की, मेन फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म। तो देखिए, सामंतवाद की जो सबसे पहली विशेषता है वो तो है भूमि अनुदान, यानी राजा खुश होकर या फिर वेतन के बदले जमीन दे देता था अपने अधिकारियों को। लैंड ग्रांट्स, द किंग वुड गिव लैंड इधर एज अ रिवार्ड और बीइंग प्लीज्ड और इंस्टेड ऑफ अ सैलरी। सामंतवाद की एक दूसरी विशेषता यह भी रही कि राजा की शक्ति में कमी आ गई। ऐसा होने से डिक्रीज इन किंग्स पावर, पहले सारी शक्ति राजा के पास होती थी, लेकिन अब शक्ति सामंतों में बट गई, जिसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। इससे राजा कमजोर हो गए। राजाओं ने जो भूमि थी वो अधिकारियों में बांट दी, अधिकारियों ने अपनी खुद की सेना रखनी शुरू कर दी, सामंतों के पास अपनी खुद की सेना होने लगी और राजा भी उन सामंतों की सेना के ऊपर डिपेंड हो गया। तो राजा इससे धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। डिक्रीज इन किंग्स पावर, अर्लियर द किंग हैड ऑल द पावर, पहले राजाओं के पास पूरी पावर होती थी, बट अंडर दिस सिस्टम, ये जब सामंतवादी सिस्टम आया, फ्यूडल सिस्टम आया, पावर वॉज डिवाइडेड अमंग द सामंत्स। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। दिस मेड द किंग्स वीक। इसके बाद अगली विशेषता है स्थानीय सेना, लोकल आर्मी। देखिए, सामंत अपनी छोटी सेना रखते थे। राजा को जब जरूरत होती थी तो सामंत ही अपनी सेना भेजते थे, यानी राजा इन्हीं के ऊपर डिपेंड हो गया था। द सामंत्स मेंटेन देयर ओन स्मॉल आर्मीज, व्हेनेवर द किंग नीडेड हेल्प द सामंत्स वुड सेंड देयर आर्मीज। इसके अलावा इस व्यवस्था में होने लगा किसानों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। सामंत किसानों से मनमाना टैक्स वसूलते थे। भाई, जमीन उनकी थी, वो अपनी मनमानी चलाते थे और उनसे अपने मन के अनुसार टैक्स वसूलते थे और उनसे बेगारी यानी बिना पैसे के भी काम करवाते थे। इससे किसानों की हालत बहुत खराब हो गई। सामंत्स कलेक्टेड हैवी एंड आर्बिट्रेरी टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स एंड फोर्स्ड देम टू डू बेगारी वर्क विदाउट एनी पेमेंट। दिस मेड द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स वेरी बैड। इसके अलावा व्यापार में गिरावट, क्योंकि हर छोटा सामंत अपने इलाके का अलग नियम चलाता था, इसलिए व्यापार और सिक्कों का चलन भी कम हो गया। डिक्लाइन इन ट्रेड, सिंस एवरी स्मॉल सामंत had his own rules in his area, trade and the use of coins decreased.
तो इस सामंतवाद का परिणाम कुल मिलाकर के ये हुआ, सामंतवाद के कारण भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। सामंत खुद को स्वतंत्र राजा समझने लगे। इसी वजह से बाद में भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों, जैसे जब भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ था, इनको भारतीय राजाओं से जीतना आसान हो गया, क्योंकि उस समय कोई एक मजबूत केंद्रीय राजा नहीं था। सामंतवाद ने प्राचीन भारत की मजबूत केंद्रीय सत्ता को खत्म कर दिया। इसने समाज को दो वर्गों में बांट दिया, एक तो था जमीन का मालिक यानी सामंत, और दूसरा था जमीन बोने वाला किसान। तो इस सामंतवाद के कॉन्सिक्वेंसेस, इसका रिजल्ट ये रहा, बिकॉज ऑफ फ्यूडलिज्म इंडिया गोट डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल फ्रैगमेंट्स। द सामंत्स स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट किंग्स। दिस मेड इट इजी फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स लाइक द तुर्क्स टू कंक्यूर इंडिया लेटर। हर सामंत अपने खुद के नियम चलाने लगा, खुद को स्वतंत्र समझने लगा, और इसी सामंतवादी व्यवस्था ने जो फॉरेन इन्वेडर्स, जो फॉरेन अटैकर्स भारत में आए, उनके लिए इंडिया को कंक्यूर करना, भारत को जीतना उनके लिए आसान हो गया। दिस हैपेंड बिकॉज देयर वाज नो सिंगल स्ट्रॉन्ग सेंट्रल किंग लेफ्ट टू डिफेंड द कंट्री। ये इसलिए हुआ क्योंकि उस समय कोई भी एक ऐसा सेंट्रल किंग नहीं था, कोई भी एक ऐसा राजा नहीं था जो देश को डिफेंड कर सके। देश वाली भावना ही नहीं थी। Feudalism destroyed the strong central authority of ancient India. It divided society into two classes. One, the landowners यानी सामंत्स, एंड द अदर द कल्टिवेटर्स ऑफ लैंड यानी पीजेंट्स यानी फार्मर्स। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द मेन थ्योरी ऑफ बुद्धिज्म। कुछ यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी है सिलेबस में, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द मेन थ्योरी ऑफ बुद्धिज्म। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के परिचय की। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी रुम्मीदेई नामक स्थान पर हुआ था। यह नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनकी माता की मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के 7वें दिन। जब इनको जन्म लिए 7 दिन हो गए थे, तो उसके बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। फिर गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी यानी इनकी सौतेली मां मौसी ने किया। Gautam Buddha was the founder of Buddhism. He is known as the Light of Asia. He was born in 563 BC in Lumbini or Rumindei of Kapilvastu. This place is in Nepal. His father's name was Shuddhodhan. His father was the head of Shakya clan. इनके फादर शाक्य वंश के, शाक्य क्लेन के हेड थे। His mother's name was Mahamaya. She was the princess of Kolya Republic. His mother died on the 7th day after his birth. He was brought up by the प्रजापति गौतमी, his stepmother और his मौसी aunt. गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम या बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध रियल नेम और चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। ऋषि कालदेवल और ब्राह्मण विद्वान कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही कौंडिन्य शिष्य भी बनते हैं गौतम बुद्ध के। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सन्यासी बनने से रोकने के लिए महल के अंदर ही सभी सुख सुविधाएं दी, ताकि उनका मन बाहरी दुनिया को न देख सके। सिद्धार्थ का विवाह भी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। यशोधरा के अन्य नाम है गोपा और बिंबा नाम से भी इनको जाना जाता है। और जीवन के 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधरा से राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्धा's रियल नेम और चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। सेज कालदेवल एंड ब्राह्मण स्कॉलर Kaundinya made a prediction. They said that Siddhartha would become either a great emperor, हम कह सकते हैं चक्रवर्ती किंग, or a monk. To stop him from becoming a monk, King Shuddhodhan provided all comforts and luxuries inside the palace. King Shuddhodhan wanted to ensure that Siddhartha did not see the sorrows of the outside world. राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ बाहरी दुनिया का कोई भी दुख ना देखें। एट द एज ऑफ 16 सिद्धार्थ मैरिड यशोधरा। यशोधरा को जाना जाता है गोपा और बिंबा के नाम से भी। एट द एज ऑफ 18 हिज सन राहुल वाज बोर्न। तो यहाँ तो अभी हमने केवल गौतम बुद्ध का इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करना है। तो देखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में सबसे पहले आते हैं 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध ने कहा कि जीवन की सच्चाई इन 4 बातों में छिपी है। बुद्ध सेड दैट द ट्रूथ ऑफ लाइफ इज हिडन इन दीज 4 पॉइंट्स। और वो 4 पॉइंट कौन से हैं? दुख यानी सफरिंग, दुख समुदाय यानी कोज ऑफ सफरिंग, दुख निरोध एंड ऑफ सफरिंग, और दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, द पैथ टू एंड सफरिंग। तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुख। इस दुख के बारे में गौतम बुद्ध ने कहा, संसार दुखों से भरा है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, किसी प्रिय से बिछड़ना, ये सब कुछ दुख है। बर्थ, ओल्ड एज, सिकनेस, डेथ एंड सेपरेशन फ्रॉम अ लव्ड वन, ऑल ऑफ दिस इज सफरिंग।
अगला है दुख समुदाय यानी कोज ऑफ सफरिंग। हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। बुद्ध ने कहा कि दुख का सबसे बड़ा कारण है तृष्णा यानी लालच। हम चीजों के पीछे भागते हैं, यही दुख है। एवरी सोरो हैज अ कोज। बुद्ध सेड दैट द बिगेस्ट कोज ऑफ सफरिंग इज तृष्णा। द बिगेस्ट कोज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, ग्रीड, क्रेविंग। अगला है दुख निरोध यानी एंड ऑफ सफरिंग। अगर दुख का कारण इच्छा या लालच है तो इसे खत्म भी किया जा सकता है। इच्छाओं को मारकर दुख को रोका जा सकता है। इफ सफरिंग हैज अ कोज, if suffering has a cause, it can also be ended. Suffering can be stopped by eliminating these desires. इन desires को, इन इच्छाओं को eliminate करके, मार करके, खत्म करके दुख को रोका जा सकता है। अगला है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। द पैथ टू एंड सफरिंग। दुख को रोकने का रास्ता क्या है? और वह रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। व्हाट इज द वे टू स्टॉप सफरिंग? दैट वे इज अष्टांगिक मार्ग, द एट्थ फोल्ड पैथ। अब अगली हेडिंग ही आपको डालनी है, अष्टांगिक मार्ग, द एट्थ फोल्ड पैथ। बुद्ध ने जीवन को सही ढंग से जीने के लिए 8 रास्ते बताए। इसे मध्यम मार्ग यानी मिडिल पैथ भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें न तो बहुत कठोर तपस्या करनी है और न ही बहुत ऐशो आराम। बुद्ध सजेस्ट 8 वेज to live life correctly. This is also called middle path because it requires neither extreme penance नोर एक्सट्रीम लग्जरी। और ये अष्टांगिक मार्ग के जो 8 रास्ते हैं उनमें सबसे पहला है सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू। सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति। सम्यक दृष्टि का मतलब है सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति। द पावर टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ। दूसरा है सम्यक संकल्प यानी बुराई छोड़ने का पक्का इरादा। राइट रिजोल्व, जैसे हम रिजोल्यूशन लेते हैं ना, तो राइट रिजोल्व, ए फर्म इंटेंशन टू गिव अप इविल। तीसरा है सम्यक वाणी, मीठा और सच बोलना। राइट स्पीच, स्पीकिंग स्वीटली एंड ट्रूथफुल। अगला है सम्यक कर्म यानी राइट एक्शन, अहिंसा और अच्छे काम करना यानी प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस एंड डूइंग गुड डीड्स। और अगला है सम्यक आजीविका, ईमानदारी से पैसा कमाना, धोखाधड़ी नहीं, अर्निंग मनी ऑनेस्टली विदाउट चीटिंग और फ्रॉड। अगला है सम्यक व्यायाम यानी राइट एफर्ट, मन को काबू में रखने की कोशिश यानी ट्राइंग टू कंट्रोल द माइंड एंड रिमूव द बैड थॉट्स। मन को काबू में रखना और बुरे विचारों को त्याग देना। अगला है सम्यक स्मृति, अच्छी बातों को याद रखना, रिमेंबरिंग गुड थिंग्स एंड कीपिंग द राइट थॉट्स इन माइंड यानी राइट माइंडफुलनेस यानी सम्यक स्मृति। और अगला है सम्यक समाधि यानी मन की एकाग्रता यानी ध्यान, फोकसिंग द माइंड डीपली यानी फोकसिंग द माइंड इन मेडिटेशन। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में 8 रास्ते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब इसके बाद बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख सिद्धांतों की बात करते हैं। और अन्य प्रमुख सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत है वो है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म यानी किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम ड्यूटी, किलिंग एनी लिविंग बीइंग इज अ सिन। दूसरा सिद्धांत है निर्वाण, यह बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। इसका अर्थ है जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना यानी दीपक का बुझ जाना। निर्वाण, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धिज्म। It means getting freedom from the cycle of birth and death. Literally, it means the blowing out of the lamp. यानी एंडिंग ऑल डिजायर्स एंड सफरिंग्स। बौद्ध धर्म का अगला सिद्धांत है वेदों में अविश्वास यानी डिसबिलीफ इन द वेदास। बुद्ध ने वेदों को अंतिम सत्य नहीं माना और जाति पाति ऊंच नीच का घोर विरोध किया। उनके संघ में सभी जातियों के लिए दरवाजे खुले थे। बुद्ध डिड नॉट एक्सेप्ट द वेदास एट द अल्टीमेट ट्रूथ। ही स्ट्रांगली अपोज्ड द कास्ट सिस्टम। ही स्ट्रांगली अपोज्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। द डोर्स ऑफ हिज संघ यानी डोर्स ऑफ हिज बुद्धिस्ट ऑर्डर आवर ओपन टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट्स। बौद्ध धर्म का अगला सिद्धांत है प्रतित्य समुत्पाद। अब इस प्रतित्य समुत्पाद का मतलब है हर घटना के पीछे कोई कारण होता है, कोज एंड इफेक्ट थ्योरी। प्रत्येक विषय का कुछ ना कुछ कारण होता है, कोई भी घटना अकारण नहीं घटती। प्रतित्य समुत्पाद यानी थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इट्स मीनिंग इज सिंपल, देयर इज अ कोज बिहाइंड एवरी इवेंट। This is known as the cause and effect theory. Nothing happens without a reason. Every event has a cause. तो कंक्लूजन कुल मिलकर निष्कर्ष ये निकलता है कि बौद्ध धर्म ने लोगों को सरल भाषा यानी पाली भाषा में समझाया कि मोक्ष पाने के लिए महंगे यज्ञों की जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म और पवित्र मन की जरूरत है। इसी सरलता के कारण यह धर्म भारत से निकलकर चीन, जापान और श्रीलंका तक फैल गया। बुद्धिज्म एक्सप्लेन्ड टू पीपल इन अ सिंपल लैंग्वेज पाली दैट one does not need expensive rituals to attain salvation, to attain moksha. Instead, it requires good deeds and a pure mind. Because of this simplicity, Buddhism is spread from India to countries
लाइक चाइना, जापान एंड श्रीलंका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन भारतीय स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन द लिटरेरी सोर्सेज एज एंशिएंट इंडिया सोर्सेज। और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास नंबर 5 की स्टार्टिंग में ही कराया है, इसका कंप्लीट आंसर वहां पर कराया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप क्लास नंबर 5 शुरू से देखिए, उसमें आपको प्राचीन भारतीय स्रोत के साहित्यिक स्रोतों के ऊपर डिटेल में आंसर मिलेगा। और इसके अलावा मैंने पुरातात्विक स्रोतों पर भी प्रकाश डाला है और विदेशी यात्रियों के विवरण पर भी, लेकिन आप चाहें तो साहित्यिक स्रोतों पर ही केवल आंसर देख सकते हैं, क्लास नंबर 5 के स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें करने हैं जिससे कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिले। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए।